चैप्टर नंबर 4 बेटा इससे आपके मॉड्यूल पे इन्वेंट्री। सुनो बेटा ध्यान से, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री। क्लास फर्स्ट, ठीक है। देखो बेटा इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है मेनली, हेलो प्लीज, यस, इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। इन्वेंट्री का मतलब बेटा स्टॉक है, ठीक है। इन्वेंट्री बोल दो, स्टॉक बोल दो, बात एक ही है। अब इसके अंदर सबसे पहले बात सुनना, स्टॉक के अंदर अपने बात करते हैं स्टॉक कितने तरीके का हो सकता है, आपको पता भी है वैसे। अगर कोई इन केस मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो सुनना, अभी आपने पढ़ा भी है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल खरीदनी पड़ती है। तो किसका स्टॉक हो सकता है, नोट कर लीजिए इसे, रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल के बाद आप उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी प्रोसेसिंग करोगे तो फिनिश गुड्स बनेंगे। और 31 मार्च को ऐसा गुड्स हो सकता है कि उस पर कुछ काम हो गया और कुछ काम होना बाकी है, तो वो क्या कहलाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन WIP बोलते हैं। और उसके बाद फिनिश्ड गुड्स। मेनली ये 3 स्टॉक तो आपको पता ही होगा जो मेनली यूज होते हैं बेटा अपने, ठीक है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। आगे बात समझे, ये 3 तरीके के गुड्स होते हैं जो हमारे यूज होते हैं। उसके अलावा आप गुड्स जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है या कोई और भी चीज है उसकी क्या करते हो बेटा, पैकिंग भी करते हो, है ना। तो आपका पैकिंग के गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल में आप व्हीट जो है वो आपका रॉ मटेरियल है बेटा, व्हीट गेहूं, उससे WIP जो प्रोसेसिंग में चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं बना, अभी आधा काम हो चुका है और कुछ काम होना बाकी है, जो WIP है। फाइनल प्रोडक्ट बनता है उससे, व्हीट से आटा बनता है, फ्लोर बनता है, ठीक है, मैदा बनती है। तो ये इसके फाइनल प्रोडक्ट हैं, इसका फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया। लेकिन इनको पैकिंग करने के लिए बैग्स रखते हैं जिसको अपने सिंपल लैंग्वेज में प्लास्टिक कट्टा बोल देते हैं। बैग हो गया बेटा, 5 किलो का 10 किलो की थैली आती हो आटे की, आपने पैकिंग आती है प्लास्टिक के बैग के अंदर। तो बैग अपने पास होने चाहिए, क्योंकि किसी को हमारे को ऑर्डर आ गया भाई हमारे को 20 kg की पैकिंग चाहिए 1000 पीस, तो 20 किलो का पैकिंग पड़ी होगी तभी, ऐसे तो नहीं 20 किलो 5 किलो वाली पैकिंग में आ जाएगा। और ये भी नहीं है 20 किलो आप 50 किलो वाली पैकिंग में डाल के दे दोगे। देखते नहीं आप, आधा किलो सब्जी ली और 5 किलो वाली थैली में डाल देते तो क्या होता है उसका, फटती तो नहीं समझ रहे हो बात को। तो पैकिंग भी अच्छी होगी तभी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होगी, ठीक है। तो वही बात है बेटा, इसलिए पैकिंग के भी स्टॉक होता है। अब बच्चा कहता है पैकिंग का क्या स्टॉक है, रॉ मटेरियल का बेटा, पैकिंग के लिए जो मटेरियल यूज होता है, गिफ्ट वाला है, वेपर पैक ऊपर लगा के देता है, वो पैकिंग के लिए यूज करता है ना, उसका स्टॉक भी होता है उसके पास। सब लिखिए पैकिंग मटेरियल का, पैकिंग मटेरियल, स्टोर एंड स्पेयर्स।
ट्रेडेड गुड्स, जिस गुड्स का आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं मान लीजिए स्टेशनरी के आइटम लाता हूँ खरीद के और स्टेशनरी के आइटम आगे बेच देता हूँ, तो ट्रेडेड गुड्स है वो। जिस फॉर्म में लाया उसी फॉर्म में क्या कर दिया, आगे सेल कर दिया। कंसर्न, जो कंसर्न का मतलब ट्रेडिंग से संबंधित हो, जो इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें क्या होगा, ट्रेडेड गुड्स होगा। जैसे मोबाइल का काम है तो मोबाइल जिस फॉर्म में लगता है उसी फॉर्म में आगे भेज देता हूँ बेटा, ठीक है। मतलब जिस रूप में, जिस आकार में, जिस साइज में, जिस फॉर्म में लेके आए उसी फॉर्म में आपने आगे क्या कर दिया, सेल कर दिया। दैट इज ट्रेडेड गुड्स। ट्रेड कर रहा हूं मैं, ला रहा हूं और उसको आगे क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, दैट इज ट्रेडेड गुड्स। अब इस चैप्टर में अपने ने क्या सीखना, जरा ध्यान से सुनना। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सीखना अपने ने। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया उससे हमारा प्रॉफिट इंपैक्ट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो भी प्रॉफिट इंपैक्ट होगा। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को सही डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। अगर क्लोजिंग स्टॉक सही डिटरमाइन करोगे तभी प्रॉफिट सही डिटरमाइन होगा। वाई तुषार, ऐसा क्यों है भाई, जो मैंने बोला है ऐसा क्यों है, जो मैंने अभी बोला है? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में सीआर में दिखाते हो ना। अगर आप कम ज्यादा करोगे उसको तो इधर जीपी क्या आएगा, गलत आएगा। और जीपी कहां जाएगा, पेडल में इनडायरेक्ट खर्चे लेस निकाल क्या निकालोगे, एनपी। जब जीपी गलत आया तो एनपी गलत आएगा। मतलब आपने अगर क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज किया तो जीपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को आपने डिक्रीज किया तो जीपी भी क्या हो जाएगा। कारण पता लग गया क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आता कौन साइड में है, क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड के साथ प्रॉफिट का रिवर्स रिलेशन है। लॉजिक बताया था, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। इनकम क्या होती है, बात समझ लो, इनकम हमेशा क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। तो इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, इनकम सीआर होती है ना, तो ऐसे बोल सकते हो सीआर साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट और सीआर साइड कम होगी तो प्रॉफिट, ऐसे ही बोल सकते हैं। बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो अगर आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का, क्या कर दिया, तो आपका प्रॉफिट भी ओवर आएगा, ज्यादा आएगा। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर दिया, क्या कर दिया, तो आपका प्रॉफिट करंट ईयर क्या आएगा, कम ही आएगा। नैन्सी, अगर हमने करंट ईयर का प्रॉफिट अंडर वैल्यू कर दिया तो क्या होगा, करंट ईयर के प्रॉफिट का, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हमने अंडर वैल्यू कर दिया तो नेट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जीपी पे नहीं, नेट प्रॉफिट पे। जीपी में नहीं पूछा मैंने, नेट प्रॉफिट पूछा है। जीपीओ एनपीओ बात है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पेपर वाला ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। जीपी कम आएगा तो एनपी भी क्या आएगा, कम। तो जीपी बोले एनपी बोले बात एक ही है। तो समझ में आया, ये बात भी ध्यान रखना। जीपी कम आएगा तो जीपी पेंडल में कम आएगा तो एनपी भी कम आएगा। तो जीपी बोले एनपी बोले बात क्या है, एक है। क्लियर होगी मेरी बात। अगर आपने करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया तो करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ज्यादा आएगा। अगर आपने करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया, क्या कर दिया, तो अगले साल के प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा हिमांशु, आगे नहीं जाता है, आगे जाता है, जाता है आगे। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। लोकेश, हमने करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया, उससे अगले साल के प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगले साल का प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। ये इस साल का क्लोजिंग अगले साल क्या बनेगा, ओपनिंग। और ओपनिंग कौन साइड में आता है, डीआर साइड में, और डीआर साइड के साथ प्रॉफिट का रिवर्स रिलेशन है। तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा आया तो प्रॉफिट क्या आएगा, कम। भाई साहब ध्यान रखना,
क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ प्रॉफिट कम होगा। लेकिन अगले साल वो क्या बनने वाला है, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट, ये बात समझ आ गई। आपको ये भी बोल दे कि करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हमारा कम है, करंट ईयर का 5,000 रुपए कम दिखाया, तो करंट ईयर का प्रॉफिट क्या आएगा, 5,000 रुपए ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। तो जो चीज क्रेडिट में आएगी वो पॉजिटिव है, बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी घटेगी, और जो डेबिट में आता है उससे रिवर्स है, क्योंकि उधर खर्चे आते हैं। बात समझ आ गई। तो ये भी आएगा, अगले साल में चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सही कैलकुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्टॉक की वैल्यूएशन का। स्टॉक की वैल्यूएशन एक विटल इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वैल्यू करना है, नहीं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट्स को इंपैक्ट करेगा। क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेट मतलब फाइनल अकाउंट, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस, इंपैक्ट मतलब प्रभावित करेगा। बोलो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो देखिएगा, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मैंने वर्ड लिखा कॉस्ट, क्या निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। देखो, एक होता है हिस्टोरिकल मेथड, तो बेटा एक होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, और एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल मेथड लिख दिया, इसके बीच में कॉस्ट लिख लेना बेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। सुनना बेटा जरा, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल मतलब, नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल मतलब रूटीन में इंटरचेंज नहीं होती, वो काफी लंबे समय तक स्टॉक रहता है हमारे पास। समझ रहे मेरी बात को, नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। इसके अंदर लिखो बेटा स्पेसिफिक, कुछ बताया नहीं बेटा, मैंने तो इंग्लिश में लिखा वही पढ़ा है, समझाया तो है ही नहीं। नोट कर लो इसको, अभी समझाऊंगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, बात बात करो।
ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसमें। देखो फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, नंबर 1 हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, उसके अंदर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगेगा, और इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल तो उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड लगेगा। और हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड 3 तरीके का होता है, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। 4 तरीके का लिखा मैंने, सॉरी, फीफो, लिफो और सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब लिख लीजिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो समझ में आ गया। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या होता है, पहले ये सुनो। हिस्टोरिकल का मतलब सबको पता है, पास्ट। मतलब इसमें पास्ट में जो आपने गुड्स खरीदे हैं, पास्ट में आपने जो उसका जो आप परचेज करके लाए हो उसकी कॉस्ट देखेंगे। जैसे कोई गुड्स लाए 50 का 1 यूनिट, फिर आप 60 रुपए की लाए, फिर 40 रुपए की लाए, तो पास्ट में कभी 40 की आई है, कभी 50 की आई है वो यूनिट, कभी 60 की आई है वो यूनिट। रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल पर यूनिट आता है आपका, तो कभी 40 का है, कभी 50 का, कभी 60। तो पिछली हिस्ट्री जो है, पास्ट में जो आपने कितने कितने में परचेज की उसको बेस बनाएंगे हिस्टोरिकल में। तो अगला कहता है कि 2 पार्ट है इसके, हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल का मतलब ये है कि बच्चे देखो बेटा, समझो अब ध्यान से प्लीज, जिसका रह गया वो बाद में लिख लेना। नॉन हिस्टोरिकल का मतलब है कि आपने सर कर क्या रहे अपने, कर ये रहे कि बचे हुए स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं अपने, बचे हुए स्टॉक की क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। कॉस्ट क्या निकाल रहे हैं? तो एक तो हिस्टोरिकल मेथड और एक नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल का मतलब आप पास्ट में कितने का परचेज करके लाए थे उसको बेस नहीं बनाते, ये मेथड है। जैसे गुडविल निकालने के मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। समझ रहे हो? तो इसके अंदर क्या था कि हिस्ट्री जो आप परचेज करके लाए उसको बेस नहीं बनाते। इसमें नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड लेते हैं। मतलब नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पास्ट की कॉस्ट लेंगे ही नहीं अपने, स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए पास्ट की कॉस्ट। इसमें क्या करें, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब होता क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मतलब बचा हुआ स्टॉक जो है ना, बचा हुआ उसको अपने देखेंगे, ये बचा हुआ स्टॉक किस रेट पर सेल हो सकता है। मान लो आपके पास 500 यूनिट बची हुई है और वो कहता है ये यूनिट है ना 20 रुपए की सेल हो जाएगी, तो 500 इंटू 20 कितना हो गया? 10,000। ठीक है, 10,000 बेचने के लिए आपका खर्चा कितना लगेगा, सेलिंग एक्सपेंस कितना लगेगा? 1,000। कितना लगेगा? 1,000। कितना आ गया? 9,000। 2,000 आपका इसमें से प्रॉफिट के लेस कर दिए, क्योंकि सेल का आप 10% प्रॉफिट कमाते हो। सेल कितने की थी? 10,000 की। 10,000 का 10% सेल कितनी होगी, या 20% सेल का प्रॉफिट कमाते हो 2,000, तो 2,000 वो लेस कर दो। कितने हो गए? 9,000 में से 2,000 वो लेस हो गए, कितने रह गए? 7। 7,000 को बोलेंगे अपने बचे हुए स्टॉक की वैल्यू है। मतलब हमने कॉस्ट को बेस नहीं बनाया, क्या बनाया? सेल प्राइस को बेस बनाया। वी आर एज्यूम दैट कितने में सेल होगी, लेस उसमें से क्या कर दिया? प्रॉफिट। लेस क्या कर दिया? सेलिंग एक्सपेंस। तो वो कॉस्ट को हम कॉस्ट मान लेंगे स्टॉक की। बताओ इसमें
पास्ट में आपने कितने की परचेज की थी, उसको कोई तवज्जो दी नहीं दी, उसको कोई बेस माना नहीं माना, ये मेथड हो गया। ठीक है, इसमें हिस्ट्री को बेस मानेंगे, कितने की लेके आए थे आप, इसमें हिस्ट्री को बेस नहीं मानते, यहां तक डाउट है किसी को? अब हिस्टोरिकल कॉस्ट को बेस मानते हो, मतलब पास्ट में आप कितने की गुड्स लाए थे उसको बेस मानते हो, तो बात दो आती है कि क्या वो इन्वेंट्री जो है रूटीन में परचेज सेल होती है, रूटीन में होती है या नहीं होती। अब देखो कलर है, जो कलर कलर समझते हो जो होली पे लगाते हैं, वो रूटीन में सेल परचेज होते हैं ओकेजन पर, ओकेजन पर। रूटीन इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, होली के कलर ये इसका एग्जांपल है, होली का कलर इसका क्या है एग्जांपल है। मिट्टी के दिए जो जगाते हो आप, दिवाली या नानक जयंती, गुरु नानक जयंती या कुछ और, घर में कोई शादी वादी हो कोई, ठीक है जगा ले तो अलग बात है। उस सर ये स्टॉक कैसे, अरे जो बेच रहा है उसका तो स्टॉक ही है यार, ठीक है। ये जो डेकोरेशन आती है लाइटिंग वाली, पहले तो क्या होता था होली दिवाली पे दीपावली पे लगाते थे लोग, अब तो चलो ठीक है जी घर पे बच्चे का बर्थडे है तो भी लगा लेते हैं लड़ियां, आजकल तो ये सिस्टम बना हुआ है ना बेटा। तो देखा जाए तो वो इन्वेंटरी नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, नॉट ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है वो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बट अपने घर पे जो सामान आते हैं सब कुछ इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। दुकान वाला भी ऑर्डिनरी नहीं जाता कलर, आप जाते हो ना किसी महीने में जुलाई अगस्त में, भैया कलर देना, भैया वो देना, कहते यार वो नहीं है, वो दीपावली के टाइम लाऊंगा, आपने मिला बिकता तो है नहीं वो, सेल तो उसकी होती नहीं है। और भी बहुत से एग्जाम्पल है जो बहुत कम सेल होते हैं बेटा, जो साल में वो कहेगा कि इसका कस्टमर कोई मुश्किल से 5 या 6 आता है। मेडिसिन वाला बता देगा, कोई टैबलेट बता देगा ये भाई बहुत कम बिकती है, कोई साल में 2 या 4 ही कस्टमर आते हैं ये मेडिसिन लेने के लिए, तो वो कतार कम रखते हैं, एक्सपायर हो जाती है, पैसे जेब से लग जाते हैं, क्योंकि बहुत कम सेल होती है वो मेडिसिन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे, क्लियर है नहीं है? और ये इन्वेंट्री ऑर्डिनरी मतलब रूटीन में सेल परचेज होती है, वो समझ आ गई मेरी बात? तो अगर इन्वेंट्री नोट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाएंगे, मैं बताऊंगा ये क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ही बताऊंगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाएंगे। अब इसके अंदर आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या करोगे आप, पीछे कितने के लेके आ रहे हो, कितनी उस गुड्स को परचेज करने में आपकी कॉस्ट लगी है उसको बेस मानेंगे, ठीक है। अब इसमें और ये कब लगाते हैं इन्वेंट्री ऑर्डिनरी, ये इसलिए लिखवा दिया बेटा, जरूरत नहीं थी, कि आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हो जाए और कोई लैंग्वेज पढ़ो जो पता होए कि क्या क्या होता है। रूटीन में इंटरचेंजेबल नहीं है तो स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर, हाँ तो नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल वो स्पेसिफिक चीज होती है ना, कोई कुछ कुछ चीज होती है जो इंटरचेंजेबल नहीं होती, जैसे कलर बताया मैंने, पटाखे नहीं बोल सकता आजकल तो लोग बजा देते हैं जब मर्जी आता है, जो चंद्रयान 3 गया पटाखे बजा दिए है, बर्थडे आया बजा दिए। ओ मैं भी बच्चों का जब पढ़ा रहा था तो बच्चे का ऑल इंडिया रैंक आ गया, पटाखे बजा दिए सेंटर के बाहर, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बार बजाए हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ में आएगी क्या? हाँ भारत पाकिस्तान, ठीक है, कल है क्या मैच, बढ़िया बात है, जो भी जीते पटाखे बजाना बस चलिए इधर सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, नहीं गेम गेम होता है बेटा, सुनो प्लीज, अरे इधर सुन लो रे। अब किसकी बात करते हैं अपने, इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, उसके अंदर फीफो क्या लिखा बेटा, फर्स्ट इन, और अगला क्या है लिफो, अगला क्या है, गेर हट जाता है इसका, सिंपल एवरेज क्या बेटा, और वेटेड एवरेज, ठीक है। ये 4 मेथड होते हैं, प्लीज सुनो, मेनली ये 4 मेथड ये चैप्टर है, सही बताओ तो ये मैंने बताई दिया आपको कितना इजी है, सेल प्राइस में क्या लेस करनी है, सेलिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट, जो बच गया वो एडजस्टेड सेल वो कहलाएगा, वो कॉस्ट बन जाएगी। ये स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक ही बताएंगे फिर, है ना, बचे कितने, ये 4, खत्म हो गया चैप्टर। अच्छा एक बात सुनो, मैंने यहाँ पर देखो अंडा लगाया था, ये क्या निकाल रहे अपने, सुनो कॉस्ट,
मतलब जो गुड्स आप परचेज करके लाए थे उसकी क्या बता रहे हैं, कोस्ट। एक बेटा स्टॉक, इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात है, उसकी कोस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। एक होती है बचे हुए इन्वेंट्री की कोस्ट, और एक होती है एनआरवी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी क्या होती है? तो हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS2, क्या बेटा? उसका नाम है इन्वेंट्री। क्या नाम है उसका? ICAI, पता ही होगा क्या? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो बताता है कि किसकी कैसे अकाउंटिंग होगी, उसके ऊपर उसने स्टैंडर्ड इशू कर रखे हैं। क्या बेटा? स्टैंडर्ड कि इसकी अकाउंटिंग ऐसे होनी चाहिए, बताया हुआ है। तो उन स्टैंडर्ड को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। दिखा तो किसको देगा तू? क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। उनके स्टैंडर्ड को देव हमें क्या करना है? फॉलो करना है। अपने पेरेंट्स के स्टैंडर्ड को क्या करना है? ध्यान रखना, बोला है तूने। उनके प्रिंसिपल को क्या करते हैं? अपने फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही ICAI ने स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल बना रखे अपने, कि अकाउंटिंग करते समय इन स्टैंडर्ड को, इन प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है, तभी आपकी अकाउंटिंग सही मानी जाएगी। उस स्टैंडर्ड बनाए थे उस, अभी तक 32 स्टैंडर्ड थे, अब तो इंडियस भी आगे, वो आगे की बात है। एस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टोटल 32 थे बेटा, ठीक है। उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है इन्वेंट्री। क्या बेटा? उसमें यही बताया कि इन्वेंट्री की कॉस्ट वैल्यूएशन कैसे करेंगे। उसका जब AS2 का नाम क्या? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। उसने ये नहीं सिखाया इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अकेला कॉस्ट नहीं बताया, उसने बोला है वैल्यूएशन। तो दिनेश सर ये कॉस्ट ही वैल्यूएशन? नो 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 नो, हेलो, ये इन्वेंट्री की क्या निकलेगी? कॉस्ट। सर ये कॉस्ट है, यही तो इसी पे दिखाएंगे ना ना ना, वैल्यू निकालेंगे। इन्वेंट्री की क्या निकालेंगे? वैल्यू। ये मेथड जो है वो क्या सिखा रहे हैं आपको? कॉस्ट निकालना। अब एक और चीज सिखाऊंगा, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। लिखो बेटा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट और नेट रिलाइजेशन लिख लो या रिलाइजेबल लिख लो, एक ही मतलब है। नेट रिलाइजेशन वैल्यू या नेट रिलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू देखना, नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस रियलाइजेशन एक्सपेंस या सेलिंग एक्सपेंस। लिख लिया? कॉस्ट और NRV, इन दोनों में से
जो क्या है, विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री किस पे करेंगे, कॉस्ट पे और एनआरवी, जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा, वो इन्वेंट्री की वैल्यू मानी जाएगी। क्योंकि इनमें कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म लगता है कि जो कम है वो ही मानो, ज्यादा को मत मानो। बेटा एनआरवी निकालना कोई हार्ड काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जितने का सेल होगा बताया होगा क्वेश्चन में, उसको सेल करने का खर्चा क्या लगेगा वो बताया होगा उस क्वेश्चन में, वो उसमें से क्या कर दोगे, लेस, तो उसकी क्या आ जाएगी, एनआरवी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। आज आपको ये पता लग गया कि इन्वेंट्री को हम कॉस्ट और एनआरवी जो दोनों में से कम होता है उस पर शो करते हैं। अभी तक हम यही कहते थे कि स्टॉक को किस पे शो करते हैं, कॉस्ट पे, क्योंकि आपको एनआरवी दी नहीं होती थी, तो हमेशा क्या दिया होता था, कॉस्ट, तो आप कॉस्ट पे दिखा देते हैं, बात भी सही है। कंपैरिजन कब होगा, जब दोनों वैल्यू गिवन होगी। तो 11th-12th में बड़े पढ़ते हैं या बेसिक पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कॉस्ट पे दिखाते हैं, बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन में एनआरवी नहीं होती, क्वेश्चन में होती नहीं है, तो हम कॉस्ट को ही कम मानते हैं, कॉस्ट पे शो कर देते हैं। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, बोलो। तो हमेशा ध्यान रखना, इन्वेंट्री को हम वैल्यू इस पे करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, जो दोनों में से क्या हो बेटा, कम हो। क्लियर हो गया, एनआरवी निकालना आ गया, बोलो बेटा। कॉस्ट निकालने के मेथड बता दिए, कॉस्ट निकालना आ गया, आया नहीं है, मेथड बताएगी, ये मेथड होते हैं। नंबर 1, अगर इंटरचेंजेबल हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल, पहले दो मेजर पार्ट, मेजर दो पार्ट का, हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला है, आ गया वो हमारे को समझ में। फिर इधर क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में दो पॉइंट, नंबर 1 इंटरचेंजेबल नहीं है या इंटरचेंजेबल है। अगर ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल नहीं है तो भाई स्पेसिफिक मेथड लगेगा, क्या लगेगा, अगर इंटरचेंजेबल है तो फिर बेटा कॉस्ट मेथड के चार है, फीफो लिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड है। तो अपने को ये चारों मेथड सीखने हैं और फिर स्पेसिफिक मेथड सीखना है। कितने मेथड सीखने हैं, 5, और वो बता दूंगा, तो हमें कॉस्ट आ जाएगी निकालनी। फिर कॉस्ट और एनालिसिस को क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। तो सबसे पहले अपने मेथड कर रहे हैं। अब ये चार समझ आ गया, कोई मेथड पहले बताऊं बाद में बताऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सीखना क्या है, चार मेथड, तो ये लिफो फिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और स्पेसिफिक मेथड 5, और छठा कौन सा, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, कितने, 6। कौन सा किस में पता लग गया होगा। तो 6 मेथड सीखने अपने को, कितने सीखने, 6। तो सबसे पहले अपने मेथड सीखेंगे बेटा फिफो, क्या बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट, ये मेथड ये कहता है, सुनो, ये मेथड ये कहता है बेटा कि हमने, देखो कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी है, कोई भी वर्क है, ये मेथड ये कहता है हम ये मान के करेंगे कि जो गुड्स हमने पहले खरीदा है हम उसे पहले उसी को ही इश्यू करेंगे। सर इश्यू क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेडीमेड क्लॉथ की फैक्ट्री है, ठीक है, जहां फैब्रिकेशन का काम होता है, कपड़े बनते हैं, तो कहता हम पहले ये मानेंगे जो पहले फैब्रिक आया वो पहले यूज होगा, जो बाद में फैब्रिक आया वो मशीन में बाद में यूज होगा। फ्लोर मिल है, वो कहते हैं जो पहले गेहूं खरीद रखा था वो पहले यूज करेंगे, जो बाद में खरीदा वो बाद में यूज करेंगे। और होता भी नॉर्मल, मान सकते हैं अपने, ये वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मतलब जो गुड्स आपने पहले परचेज किए हैं उसको आप प्रोडक्शन के अंदर क्या बेटा पहले यूज करोगे। बड़ी बड़ी कंपनीज में स्टॉक जहां लगता है वहां पर स्टोर कीपर होता है बेटा, क्या होता है, स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का काम होता है कि उसके पास जो स्टॉक है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। वो जब भी गुड्स स्टॉक में आएगा तब उसकी एंट्री करेगा,
और जब वहां से प्रोडक्शन के अंदर जाएगा तब भी उसकी क्या करेगा, एंट्री करेगा, और वो जाने के बाद बैलेंस कितना बचा वो दिखाएगा। अगर उसमें से कोई स्टॉक कम ज्यादा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, स्टोर कीपर की है। ठीक है, स्टोर कीपर इशू तभी करता है जब प्रोडक्शन मैनेजर अपने लेटर में डिमांड करता है कि इतनी यूनिट हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजो। मेनली बेटा एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ले तो उसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट जो गुड्स परचेज करके देगा, दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और तीसरा होता है सेलिंग डिपार्टमेंट। तो तीनों डिपार्टमेंट के हेड होते हैं परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, और ये कॉस्टिंग में बहुत अच्छे सीखोगे आप, सी एंटर में टॉपिक है, मैं हालांकि बता रहा हूँ ऐसे नॉलेज के लिए। तो जब भी प्रोडक्शन के लिए गुड्स चाहिए तो प्रोडक्शन वाला अपनी कोटेशन देगा कि मेरे को 3 यूनिट चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर जो कंपनी का मेन इंचार्ज उसके पास चला गया, वो उस रिपोर्ट को देखेगा कि वाइबिलिटी देखेगा, उसकी वाइबिलिटी है, सही है या नहीं खरीदना। फिर वो रिपोर्ट किसके पास भेजेगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास, कि भाई इतनी यूनिट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए, इतनी यूनिट आप इसको क्या करो, परचेज करके दो। किसको भेज देगा, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट वाला फिर जहां जहां से परचेज करनी है सभी से कोटेशन मंगाएगा, रेट मालूम करेगा, क्वालिटी मालूम करेगा कि कहां से खरीदे, किस कहां पर रेट ज्यादा कम है, कहां की क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है, तो वे वो परचेज करके दे देगा। स्टॉक में आ गया, समझ आया। सेलिंग डिपार्टमेंट वाला जितनी यूनिट का सेल का ऑर्डर है वो बताएगा कंपनी के इंचार्ज को, वो उतनी यूनिट का ऑर्डर भेजेगा किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि भैया हमारे को इतनी यूनिट का सेल ऑर्डर मिला है, इतनी यूनिट इतनी तारीख तक मिल जानी चाहिए। तो आपस में इनका ये कोऑर्डिनेशन होता है, जो आपने चैप्टर पढ़ा ना कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में, जिसको थ्योरी के रूप में पढ़ के छोड़ दिया आपने, तो वो कोऑर्डिनेशन ही होता है, समन्वय, तालमेल। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय बोलते हैं, समन्वय किसी को पता ही नहीं क्या होता है, लेकिन तालमेल आपस में उनका क्या है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो सेल डिपार्टमेंट को चाहिए तो बताएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तभी बना के देगा उसको। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल की ऑर्डर वो परचेज डिपार्टमेंट को देगा। तो तीनों डिपार्टमेंट का आपस में टॉप मैनेजमेंट द्वारा क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है। आपने मैनेजमेंट के लेयर पढ़े होंगे, अपर, मिडल, लोअर, छोटा। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, वो डायरेक्शन देता है, एक्स वाई जो भी है, ठीक है। वैल्यू का क्या मतलब बेटा, इतने पर वैल्यू करेंगे। कॉस्ट का मतलब जितने का आप कुछ खरीद के लाए उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या, पहले कॉस्ट मालूम करो, फिर एनआरबी मालूम करो, फिर उन दोनों के आपस में क्या करो, कंपेयर करो, जो लोअर है वो वैल्यूएशन। क्लियर है। कभी एनआरबी नहीं देती तो हम कॉस्ट को क्या मान लेते हैं, लोअर, और उसी पे वैल्यू कर देते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। तो फीफो मेथड में सुनना जरा, फीफो मेथड में स्टोर कीपर की जिम्मेवारी है। अभी इतना बड़ा लिखा के आप बोरिंग फील करोगे, मैं रीड करा देता हूं आपको नॉर्मली। फीफो मेथड की जो इंपॉर्टेंट लाइन हो वो अपने वहां लिख लेंगे, निकाल लीजिए बुक एक बार, इसी में देख लो, चाहे मत निकालो, चाहे इसी में देख लो, इसको रीड करो। सवाली जी कृपा करना थोड़ी। This method is based on the assumption that costs should be charged to revenue in the order in which they are incurred. कि That is, कोमा फुल स्टॉप बने हैं किसी चीज के लिए, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू। अब बच्चा कहता है कॉस्ट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू, कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो यहाँ पर आके अटक जाएगा। शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू मतलब उसको अपने उस कॉस्ट को आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, मतलब समझ आ गई मेरी बात। उसको अपने पेंडल में एज और ट्रेडिंग में क्या मानना है, एज ए खर्चा चार्ज करना है, उसके बाद क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, ये मतलब है। आप जितनी मर्जी डिक्शनरी खोल के देख लो, मतलब समझ में नहीं आएगा, इसको समझना पड़ेगा। समझा। द कॉस्ट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू इन ऑर्डर इन विच दे आर इनकर्ड। जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में वो खर्च हुई है उसी सीक्वेंस में अपने क्या मानेंगे, खर्चा। पहले वाली पहले, बाद वाली बाद में, एक नंबर वाली एक नंबर पे, दो नंबर वाली दो नंबर पे, तीन नंबर वाली तीन नंबर पे, चार वाली चार वाली। कोई डाउट है क्या? यस बेटा। that is, it is assumed that the issue of goods is usually from the earliest लोट ऑन हैंड, कहता है इसमें ये माना जाता है जो अर्लीस्ट लोट है ना, जो अभी अभी जस्ट आया, वो अभी हमारे हाथ में होगा, हम पहले वाला इशू करेंगे। किसको इशू करोगे? डाकिए को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ध्यान रखना, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना हमारी फैक्ट्री, फैक्ट्री में हम पहले कौन सा भेजेंगे, जो अभी लेटेस्ट आया वो ना, पहले वाला। नहीं तो लेटेस्ट वाला भेजते जाएंगे, पहले वाला पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, और वो हो जाएगा स्वाहा।
बताओ सुहाग क्यों बोलते हैं? किसका? हैप्पी बर्थडे बेटा। कितने साल का हो गया? मेजर बढ़ गया यार, पार्टी बड़ी थी आज तो वोट बनेगा तेरा, है ना? तू भी नहीं लगता 20 का, 50 का लगता है। इट इज द एडम दैट द इश्यू ऑफ गुड्स। हाँ बेटा तू बोल ले पहले। बोल लिया क्या? जल्दी बोल। अभी तो चलो चल चल छोड़ छोड़ छोड़। दैट इज इट एज्यूम दैट द इश्यू ऑफ गुड्स इज यूजुअली फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑन एंड, मतलब लेटेस्ट जो आई वो हमारे पास स्टॉक में पड़ी है और पहले वाली हम बेच रहे हैं। कोई डाउट है किसी को? हाँ बेटा आगे बोलो सवाल। The inventory of दिख नहीं रहा सर। the inventory of goods on hand therefore consists of the latest consignment. क्लियर है? जो लेटेस्ट है वो हमारे पास होता है, ठीक है ओके। Thus, the closing inventory is valued at the price paid for such consignment. ठीक है, दैट द क्लोजिंग इन्वेंटरी इज वैल्यूड। हम क्लोजिंग इन्वेंटरी जो बचते हैं उसकी वैल्यू करते हैं। वो बहुत बड़ी बात बता दी तूने, तो बचती उसी की वैल्यू करते हैं। अब देख लो क्या क्या लिख रहा है। हाँ The FIFO formula assumes that the items of inventories which were purchased or produced first are consumed or sold first, or consequently items remaining in the inventory at the end of the period are those most recently purchased or produced. इस लाइन को आपस में पढ़ लो, समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है इस लाइन के अंदर। This assumption is in line with the कीप साइलेंट बेटा। ये समझ में आ गया तेरे क्या मतलब इस लाइन का? तुषार बताएगा बेटा, बता तुषार बताना बेटा। तुषार अब लीड करेगा फिर बताएगा। तो कहाँ खोया रहता है यार? तो सुन नहीं रहा था, सुनना था तू। कुछ भी नहीं कहा, सिंपल लिखा है यार इसमें। द फीफो फॉर्मूला एज्यूम दैट द आइटम्स इन्वेंटरी विच वर परचेज और प्रोड्यूस फर्स्ट आर कंज्यूम्ड। जो पहले आई है उसको पहले क्या करोगे? तैयार करोगे और यूज कंज्यूम करोगे, और उसी को पहले क्या करोगे? सेल करेंगे। सिंपल सा है, इसी ऑर्डर में काम चलता रहेगा। ठीक है चलिए आगे बेटा। हाँ बिल्कुल This assumption is in line with the good business practice to disposing goods in the order of their acquisition, especially in the case of perishable goods and items with frequent देखो, technological मतलब जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, जो खराब होने वाले, तो सही है ना, जो पुराने फटाफट यूज होते जाएंगे तो खराब नहीं होंगे पेरिशेबल। तो आपसे ये कोई पूछे ना पेरिशेबल आइटम गुड्स है तो कौन सा मेथड अपनाओगे, तो आप बोल देना दिल खोल के क्या फीफो अपनाएंगे। ज्यादा दिन पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा ना। जो पहले आया था पहले यूज कर लो। वो मिल्क वाला एग्जाम्पल देता हूँ, दुकान वाला भाई सुबह वो शाम वाला पैकेट पकड़ाता है, पहले ब्रेड का वही पैकेट आगे रखता है। हाँ आगे चलिए। It must be kept in mind that हाँ भाई माइंड में रखना भैया, अरे माइंड में रखना। this assumption of post flow or goods flow need not to be true as a physical fact. That is not necessary. Goods are physically also sold or issued in the chronological order of their purchase or production. ठीक आगे चलो। It relates only to the method of accounting and not to the actual physical movement of goods. कहता ये अकाउंटिंग का मेथड है, फिजिकली गुड्स कैसे मूवमेंट करते हैं। अब बन गया गुड्स, उसके बाद कौन सा पहले जा रहा है कौन सा बाद में जा रहा है वो एक अलग मैटर है, वो तो आगे सेल वाला है। हम अकाउंटिंग करने के लिए मेथड यूज करते हैं। सिंपल सी मेथड है, इसमें एक ही लाइन काम की है आपकी बेटा जी कि हम पेरिशेबल नेचर का गुड्स होगा तो कौन सा मेथड यूज करोगे? फीफो। ये ध्यान रखना। खत्म। अब इसको सीखेंगे कैसे निकालना। सुनो इधर देखना सब बच्चे, सुनो बेटा। पहले नहीं होता था लेकिन अब करना पड़ेगा हमारे को। देखो होता क्या है, प्लीज कीप साइलेंट, बोलेगा कोई भी नहीं, रिक्वेस्ट है आप सभी से। इसमें क्या होता है, मेनली 3 कॉलम होते हैं। डेट का तो वैसे होता ही है, डेट, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट, मतलब जो गुड्स आपके पास आए, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। मैं कोई फॉर्मेट रटाऊंगा नहीं, पहले मैं समझाऊंगा आपको। मोस्टली मेनली कितने कॉलम होते हैं? 3। डेट का तो होता ही, सभी को मालूम है, डेट किस डेट को आया किस डेट को गया। रिसिप्ट, इश्यू और पेमेंट। क्या बेटा?
रिसिप्ट, इश्यू और, ठीक है। मेन 3 कॉलम में ये मेथड से हम स्टॉक निकालते हैं, क्योंकि कई बार हमारा पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्टेटमेंट बना के दिखाओ, ठीक है, आता भी आया हुआ अभी पेपर में। अब रिसिप्ट, इश्यू और पेमेंट 3 कॉलम होंगे। अब हर एक कॉलम के अंदर 3 कॉलम और होंगे, समझ आ गया? जैसे ये हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी का कॉलम, कितनी क्वांटिटी आपने क्या की, परचेज की। रिसिप्ट का मतलब स्टॉक में आई हमारे पास, स्टोर में। और इशू का मतलब हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या कर दी, इशू कर दी। सिंपल, आना और जाना, और कितनी बची, समझ आ गया? क्वांटिटी कितनी आई, किस रेट की थी, और यहां क्या जाएगी, अमाउंट। बोलो बात समझ आएगी? ऐसे ही 3 कॉलम इसके, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ऐसे इसके बेटा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। कोई डाउट है किसी को? अगर मैं इकट्ठा ये कॉलम बनाता तो आपको तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ गया ये बनता कैसे है। भाई मेन 3 कॉलम है क्या, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, और उनके अंदर 3 के अंदर 3 ही हो रहे हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट और क्वांटिटी रेट अमाउंट। फॉर्मेट इजी हो गया, समझ आ गया भाई? अच्छा, अब ये मेन हमारा ये फॉर्मेट है, चाहे क्वेश्चन हो बेटा फीफो का, चाहे हो लिफो का, और चाहे हो वेटेड एवरेज का, यही फॉर्मेट बनेगा बेटा। कीप साइलेंट, सुनो प्लीज। क्या हुआ है? सुनो बेटा सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिएगा प्लीज। बेटा 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 प्लीज। A manufacturer has the following record of purchase of क्या लिखा है, कंडेंसर विच ही यूज वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट। उसमें यूज होता होगा, ये पार्ट्स का नाम है बेटा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे तो कंप्रेसर है, इसको कंडेंसर बोलते हैं, जो ऊपर लगता है ना एसी के। चलिए एनीवे, उससे कोई मतलब नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग रेडियो करता है, इसमें यूज होता है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो दे रखा है डेट, क्वांटिटी, यूनिट में प्राइस। 4 दिसंबर को कहता है मैंने 900 क्वांटिटी खरीदी थी 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। 10 दिसंबर को फिर 400 खरीदी 55 के हिसाब से, फिर 11 को परचेज की 30 के हिसाब से, 19 को परचेज की 200 के हिसाब से, फिर 28 को परचेज की 847 के हिसाब से। एनीवे ये लिखा हुआ डिटेल आपकी, तो इससे साफ बता रहा है तो इंटरचेंजेबल है, बार बार परचेज कर रहा है, यूज कर रहा है ना, इंटरचेंजेबल है तो, है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जैसे इसने परचेज किए ना, वैसे वैसे इश्यू का भी दिया होता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक इश्यू दे रखा है। बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्टिंग पढ़ोगे या सीए में कॉस्टिंग पढ़ोगे तो चैप्टर में इश्यू भी 4-5 बार करेगा, तो काफी लंबी स्टेटमेंट बनती है ये। लेकिन यहां पर ये क्या कहता है कि 1600 यूनिट वर इश्यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर, ठीक है जी। अब इसने क्वेश्चन नहीं किया, इसने सिंपल कर दिया। ये फॉर्मेट में करना चाहिए क्वेश्चन, तो इसको मैं करवा रहा हूं। इसने ये नहीं पूछा, इसने सिंपल पूछा है कि आप स्टॉक की क्या निकाल दो, वैल्यू निकाल दो। लेकिन करते क्या है वो सुनो। ये कहता 1600 यूनिट अपने इश्यू किए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल, क्या लिखा बेटा, अब किस किस डेट को इश्यू किया ये बताया इस क्वेश्चन में, नहीं बताया। अगले मेथड में बताया इसने। हेलो, कब बताया इसने? मैं थोड़ा सा ये एग्जांपल चेंज कर रहा हूं बेटा, सही है गलत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ और सिखाना है। इसने कितनी यूनिट इश्यू किया है, 1600। तो मैं ये कर रहा हूं, सुन लो। 12 तारीख को यूनिट की, 12 तारीख को इसने 1200 यूनिट इश्यू की। कितनी तारीख को बेटा, 12 दिसंबर को। कितने इश्यू की इसने, 1200। और 18 तारीख को इसने इश्यू की बेटा 400 यूनिट। ये क्वेश्चन मैंने नया ऐड किया है, बोलो बात समझ आ गई नहीं? 12 दिसंबर को इसने 1200, या चलो इसको 1000 कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगी। और इसको क्या कर दिया मैंने, 100। मतलब 12 दिसंबर को उसने कितनी यूनिट इश्यू की, 1000। और 18 दिसंबर को कितनी इश्यू की, ये मैंने मान लिया इसमें। समझ आ गया बेटा, क्योंकि ये तभी क्वेश्चन पूरा होगा। अब सुनना, अब स्टार्टिंग करो बेटा, बताओ पहली परचेज कब है इसकी, 4 दिसंबर को। ये बोलो बेटा, 4 दिसंबर लिख दिया यहां पर। सुन लो बेटा ध्यान से, मेरे लिख दिया।
अब बताओ 4 दिसंबर को कितनी क्वांटिटी परचेज की बताओ। तो इधर देख लो सारे, प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं एक ही बताऊंगा, बाकी आपने करने, सारा सिंपल है बिल्कुल। कितनी क्वांटिटी खरीदी? 900। किस रेट की खरीदी? 50। अब 900 को 50 से मल्टीप्लाई करना सभी को आता है। 4 दिसंबर को बताओ ये रिसिप्ट हुई गोडाउन के अंदर, बोलो बेटा। परचेज किए तो रिसीव होंगी ना हमारे को, होगी। आपने इस डेट को कोई इश्यू की नहीं की, डैश डैश लगा देंगे, बोलो बेटा। तो 4 दिसंबर को बताओ स्टॉक कितना बचेगा हमारे पास? 900 ही बचेगा। तो कितने वाली? 50 वाली। कितने की होगी? 45। दिनेश सर सेम डिटो लिखना है, अब ऐसे रट्टे मत मारो। हमारे पास बैलेंस यही बचा है, हमारे पास 900 यूनिट है, 50 रुपए वाली है, तो अमाउंट कितनी मिलेगी? 45,000। ये कंप्लीट होगा, ऐसे करना है। कोई हार्ड है क्या ये बताओ। अब अगली डेट पे आ जाओ बेटा, क्या तारीख अगली बताओ? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को कितनी यूनिट खरीदी? 400। रेट बोलो 55। अमाउंट बोलो कितनी? इस डेट को इश्यू भी कर सकता है भाई साहब, ये कोई मैटर नहीं है कि जिस डेट को खरीदेगा उस डेट को इश्यू नहीं करेगा, कर सकता है, समझ आई। लेकिन इस डेट को कोई इश्यू किया हमने, ये मानी हुई इश्यू तो किया क्या कोई इश्यू? अगर कहीं होती तो हम इश्यू यहां लिख देते। और बताओ पहले इश्यू कौन सी करता है, ये 900 या 400? 900, क्योंकि मेथड क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले खरीदिए वो हाँ। तो इस डेट को भी कोई इश्यू नहीं है। तो अब हमारा जो बैलेंस बच गया वो दिखाना है अपने को बेटा, बताओ। देखो सेम तो आ जाएगा, लिखना पड़ेगा। ये आपने ये हो गया ना ये बैलेंस, फिर लाइन लगा देना। अब देखो कितना बैलेंस आएगा? है 900 तो वो है। आप गलती करोगे भाई साहब, क्योंकि आप सावधानी नहीं बरते। 10 तारीख का बैलेंस लिखना है, आपने ये बैलेंस किसका लिखा था? 4 से लेके 10 के बीच में कोई इश्यू हुआ नहीं हुआ, तो 4 तारीख वाली यूनिट पड़ी है या नहीं पड़ी अपने पास? पड़ी है। तो सर दोबारा क्यों दिखाएंगे? अरे 10 दिसंबर का स्टॉक पूछ लिया मैनेजर ने, तो आपको कि सर 400 यूनिट है, वो कहेगा 900 पहले थी, तो वो तो है ही, तो वो नहीं बता रहा, तो वो तेरे को पहले बता दी थी मैंने, कहेगा तू कल से आना मत। ऐसा मुनीम नहीं चाहिए मेरे को, मैं आज का स्टॉक पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या? आज टोटल बताना मेरे को कितनी है। आपको तो यार मैनेजर पागल हो गया, कैसे? तो वो यूनिट उस दिन बता दी, तो भाई साहब वो कहेगा तू पागल, तू घर जा। देव ठीक है, समझ आ रही है? ऐसे मत करना। कितनी बेटा? 900। कितने वाली? 50। कितनी होगी? 45। एक तो वो स्टॉक भी था हमारे पास, एक ये 10 वाला भी है अपने पास। कितना बोलो? 400। कितना? 55। आगे पास में कितने हो गए बेटा? कितना हुआ? बोलो समझ आएगी? ऐसे देखना, क्लियर है नहीं बताओ। उसके बाद 10 के बाद क्या तारीख आती है अगली? 11। 11 को आ जाओ। कितनी यूनिट खरीदी? किस रेट से? कितना हो गया? 16,000। हाँ समझ आने लग गया ना। पहले 900 दिखाएंगे, कौन सी वाली? 50 वाली, फिर 455 वाली। सर मल्टीप्लाई करना मत, किया हुआ आपके पास। और ये कितनी है? 300। इसको आप इसके साथ जोड़ के दिखा सकते थे, लेकिन सेम रेट है ना, लेकिन मत दिखाना, आप अलग ही दिखाना। कितनी? 55 वाली। कितनी? उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? 12। हाँ भाई 12 तारीख को देखो, इसने परचेज तो की नहीं, मैंने एग्जाम्पल चेंज किया ना थोड़ा समझाने के लिए। कितनी इश्यू की बताओ? कितनी इश्यू की बताओ? अब ध्यान दे लेना बस, ये ध्यान दे लिया, क्योंकि इस दिन परचेज नहीं हुई, क्या हुई है? इश्यू है। बताओ कितनी इश्यू हुई? 1000। 1000 हुई। अब 1000 लिखते ही गलत हो जाएगा, सुन लो पहले। पहले ये यूनिट जाएंगी, हेलो, पहला नंबर किसका है? इनका। 2 नंबर में ये जाएंगी, और फिर अगर कम बच गई तो ये जाएंगी। बोलो बात हो जाएगी। तो ये यूनिट है कितनी अपने पास? 900। तो सुना, 900 यूनिट तो जाएंगे अपने पास 50 वाली, समझ आ गया। और अब ये बैग खोलना पड़ेगा नया, इसमें से कितने पीस निकालोगे? 100 ये जाएंगी। किस वाली? बोल बात समझ आएगी नहीं?
तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब 100 ये जाएंगी तो 900 इंटू 50 बोलो कितना हुआ, हो जाएगा 45,000 है ना। और ये कितना हो गया, आगे समझ में। इसको ऐसे कर सकते हो, मोड वाला सिंपल, मोड में करते हैं ना। अब बैलेंस दिखाएंगे। अब सुनो, ये 900 तो गई, ये कितनी बची 300, कितने वाली 55 वाली, और फिर ये कितनी बची 300, कितने वाली 55, कितना आ गया बताओ, 300 इंटू 55 16,500, 16,500, और ये भी 16,500। इस तरीके से क्वेश्चन आगे चलता जाए। मैंने इसमें परचेज भी दिखा दिया आपको और इश्यू भी दिखा दिया। आगे हो गया सभी की समझ में, कोई डाउट है तो बोल। अब सर आगे क्या करोगे, अब 12 तारीख हुई है, अब क्या करेंगे, 19 से पहले 18 को फिर इश्यू करेंगे ना, दिखा देता हूँ देखो कैसे होगा। एक ट्रांजेक्शन 18 दिसंबर को आपने परचेज तो की नहीं, इश्यू किए, कितने किए बताओ 600। अब सुनना, अरे वाह शुक्र है, शुक्र है मैंने 700 नहीं लिखी, वो मैंने बनाया था ना क्वेश्चन। फिर तो क्या करेगा बेटा 355 वाली और 300 भी 55 वाली, कितना हो गया 16,500 और 16,500, ठीक है। बैलेंस में क्या आएगा, खत्म हो गया स्टॉक। अब क्या तारीख है 19, अब 19 की फिर आप किस में लिख दोगे, रिसिप्ट में। 19 तारीख को 200 इंटू 60 कितने हो गए 12,000, फिर इश्यू में डैश डैश डैश, फिर बैलेंस में दिखा देंगे। बोलो बात समझ आई। फिर 28 तारीख को 800 कितने वाली, फिर इश्यू के अंदर नील और बैलेंस में दोनों आ जाएंगे। बोलो समझ आएगा नहीं आया। ये कौन सा मेथड हो गया, फर्स्ट इन हार्ड है तो बता दो। अब अपने एक मेथड और करवा देता हूँ, लगे आप लिफो, ये दोनों प्रिंस है, लिफो और फिफो, तो फिर आगे कल कर लेंगे। ये लिफो और कर लो बेटा। अब सुनो, लिफो मेथड में क्या होगा, सुनना बड़ा ध्यान से प्लीज। वही सेम कॉलम बनेंगे, कोई बात नहीं, बच्चा बीमार है थोड़ा यार। हाँ हाँ मोहित डेट, डेट आगे क्या बेटा, रिसिप्ट मार करेंगे इशू और बैलेंस। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट और अमाउंट, समझा। सुनो ध्यान से, सेम कॉलम बनेंगे किसमें, लिफो में भी, फिफो में भी, वेटेड एवरेज में भी। टेंशन मत लेना, फॉर्मेट तो याद हो गया होगा। अब सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो। इन द प्रीवियस एग्जांपल, देखो कितना आलसी है, इतना आलसी है देखो आप। इन द, क्योंकि सबको पता है कि ये सिंपल चीजें हैं, दोबारा क्या लिखना। इन द प्रीवियस एग्जांपल मतलब एग्जांपल नंबर 2, एज्यूम दैट कि ये एज्यूम कर लो, फॉलोइंग वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। कहता दिसंबर के महीने में हमने ये इशू की, कहता 5 दिसंबर को 500 की, 20 दिसंबर को 600 की और 29 दिसंबर को 500। मतलब ये टेबल तो इशू की है, और एग्जाम्पल नंबर 2 की जो टेबल है वो किसकी है, रिसिप्ट की। उसको दोबारा नहीं लिखा, कहता वो वहीं देख लो यार प्लीज, पेज बचाना है मेरे को। तो रिसिप्ट कहाँ दे रखी है और इशू कहाँ दे रखा है, दोनों का मिला के। वो हालांकि क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो ये नहीं आएगा इन द प्रीवियस एग्जांपल, पेपर में ऐसा कभी भी नहीं आएगा। पेपर में यहीं पे देगा वो टेबल, इसकी इशू वाली भी इसके साथ चिपका के देगा। लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि यार ये बुक आपके पास है तो यहीं से देख लो, मतलब आपको इशू की टेबल बना के देगा और रिसिप्ट की देगा। ठीक है, यहाँ पर चलो। अब क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, क्रोनोलॉजिकल समझ गए, इशू, हाँ रिसिप्ट किया, इशू किया, पहले आप कहीं वो लिख दो, सीक्वेंस वाइज चलेगा, डेट वाइज चलेगा सारा, तो डेट में गलती मत करना। अब पहली इशू कब है बेटा, 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर को ध्यान रखना इशू करना है, ठीक है। बताओ पहला परचेज कब किया उसने, 4 दिसंबर को। अब आलस मत करना, ये तो सेम है सर मत लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा भाई। कितनी यूनिट खरीदी, 900 यूनिट थी। 50 रेट, 45,000 इशू किया नहीं, बैलेंस में आ गया 950 45। इसमें कोई अकाउंट्स नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई कहता है अकाउंट्स आने लगी, ये सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है और ये फ्री के नंबर है। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आया और तो आपका लक्की ड्रॉ है, और कोई गलत करता है तो बेटा समझ लेना शनि भारी है उसका बहुत ज्यादा। इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ज्यादा नहीं 4-5 बार तो आ चुका है ये, पिछले मतलब 2 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट छोड़ के आ जाता है ये, अरे हार्ड नहीं है, पिछले में आया है, चेक कर लेना जाके, आता ही है चैप्टर तो ये, वैसे यहाँ कोई डाउट है, हाँ इस बार आएगा आकाशवाणी। 5 दिसंबर को। अब 4 के बाद देखो परचेज कब किया उसने 10 को, लेकिन रुको 10 से पहले क्या आती है, 5 आती है, तो 5 दिसंबर को इशू किया, कितने इशू किया, 500, तो 500 रेट बोले 50, कितना आएगा, 55,000 बैलेंस में क्या दिखाओगे, 900 थी, इधर देखो 500 चली गई, कितनी बची 400, किस रेट वाली, 50 वाली, कितना हुआ, 20,000 हार तो नहीं है। अब 5 के बाद इसने इशू किए 20 को, तो 20 तारीख को याद रखना इशू है, 20 तारीख को क्या है इशू, उससे पहले परचेज देखो 10 को की, यस सर 400 यूनिट 10 को की, कितनी यूनिट, 400 रेट बोलो 55 कितना हो गया 20, ठीक है। बताओ 10 दिसंबर को इशू की है नहीं, तो बैलेंस 400 दोबारा लिखना है, बैलेंस नया लेटेस्ट बैलेंस लिखना है, ध्यान रखना 400 तो आपके पास वो पड़ी है 50 वाली, और 400 ही आपने और खरीद ली कितने वाली, 55 वाली, कितना हो गया ये 20,000, और ये कितना हो गया, ऐसे कर देना इनको, थोड़ा सा पता लगेगा इस तारीख का स्टॉक हो गया ये, बोलो समझ आएगा क्या। उसके बाद 10 के बाद 11 को बताओ क्या बेटा, 300 यूनिट परचेज किया है कितने पे, 55 कितना हो गया, अब नया स्टॉक दिखाओ, कैसे दिखाओगे, 400 तो ये 50 वाली, 400 फिर 55 वाली, और फिर 300 फिर 55 वाली, ये कितना हो गया, 20,000 22,000 16,500 ये स्टॉक किसका है, 11 दिसंबर का है ये, थोड़ा सा ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ देना यार आप, 11 के बाद क्या है 19, परचेज ही है ना, 19 दिसंबर, कितनी खरीदी, 200 यूनिट रेट बोलो 60 यूनिट 60, यस सर कितना हो गया, 12,000 स्टॉक दिखाओ वापिस, ये तीनों दिखाओ पहले तो, 400 कौन सा 50 वाला, 400 55 में 355 में 255 20,000 22,000 16,500 12,000 अब सर इशू नहीं है हार तो नहीं है, सर चलिए आगे क्या है बेटा, 20 दिसंबर इशू नहीं है सर 20 दिसंबर को कितनी इशू की बताओ, 600 यूनिट इशू नहीं है कितनी चली गई 600, 600 रेट बोलो, सर रेट तो दिया नहीं जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है, हैं बेटा, नहीं नहीं बोल ना, पहली बार तो क्वेश्चन आया तेरे को, बोल मेरे को पूछ अरे पूछ बेटा मैं जवाब दूंगा, सुन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख 20 दिसंबर को इसने 600 यूनिट इश्यू किए बेटा, ठीक है, बस सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो गलत नहीं कह रहे, सुनो, अरे सुनो तो सही, 600 यूनिट इश्यू किया है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गलत नहीं कह रहे बेटा, 600 यूनिट इश्यू किया है, उसमें से 400 तो ये जाएंगी और 200 इसमें से जाएंगी, बोलो बात समझ आएगी नहीं, फीफो नहीं कर रहे, लिफो कर रहे हैं, इसलिए 400 ये नहीं जाएंगे, यहां से देख रहा है, तो दोनों में फर्क पता लग गया, उसमें यहां से और इसमें और कोई भी चेंज, चलो कितनी इश्यू करनी 600, चलो 200 तो जाएंगी ये
कितने वाली 60 वाली, 300 जाएंगी ये 55, और इस नए बैग में से कितनी निकालोगे, इस बैग में से जाएंगी 100, कितनी वाली 55, कितना गए, 16,500। कोई डाउट है क्या। अब बैलेंस सुनो, बैलेंस लिखते टाइम, बैलेंस लिखते टाइम गलती मत कर देना, पहले अपने ये लिखेंगे, इसमें से कुछ गई है क्या ना, ये तो एच डी जाएंगी, 400 कौन सी 50, कितना हो गया 20, इसमें से कितनी गई है 200, ये दोबारा हिसाब लगा लेना, कोई पैसे थोड़े लगते हैं, 200 ये 300 ये 500 100 गई है इसमें से, तो इसमें से कितनी बची, तो 300 अपने पास है 55 वाली 16,500, अच्छा ये 300 चली गई, हाँ, और ये 200 चली गई, या ये बची नहीं, ये बैलेंस हमारे पास। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। कहाँ तक आगे, 20 दिसंबर, आगे चलो, बड़े चलो, 28 को परचेज। अरे रुक तो जा, ये तो अब कर ले सही, आ जाओ बेटा 20 क्या किया इसने, कितनी की है 35,000, 37,000, इशू में कोई नहीं है, बैलेंस 400 तो वही 50 वाली, 2,000 आ गया, ये 16,500 आ गया, और ये 800 कितना आ गया, उसके बाद इशू किया किस तारीख को, 29 को। सुनो ध्यान से, कितनी इशू की बताओ, 500, सुनो 5 इसी में से जाएंगी, 800 में से जाएंगी ना, तो 500 जाएंगी इसमें से, कितने वाली 47 वाली, कितना हो गया, कितना हो गया, चली गई, चलो अब बताओ इसमें से कितनी बची 300, है ना, लिखेंगे उसी सीक्वेंस में, 450 वाली, 355 वाली, चलो इतनी आसान है, वो भी गलत हो जाता है, और आंसर यही आएगा लास्ट, बचे हुए स्टॉक की वैल्यू यही था, वही तू गलत कर गया लास्ट में, सर बीच में गलत कर चल जाता ना, फिर भी गलत आता लास्ट में, तो गलती माफ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन में गलती जरूर कर दोगे आप, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो ओवर मत होना जरा। अब कई बच्चे ना यहाँ पर जब बैलेंस लिखने लगेंगे ना टेस्ट में, तो पहले ये लिख देंगे, फिर वो सीक्वेंस ही बिगड़ जाएगा उसका, इसलिए ध्यान से सुन लेना, 400 ये होगी, 300 ये होगी, ये कितनी थी 800, 800 में कितनी, 500 कितनी रहेगी 300, कितने वाली 47, ये कितनी है 400 इंटू 50 कितनी, 12,000 थी क्या, 20,000 थी, 20,000, ये कितनी थी 14,000, ये बचे हुए स्टॉक की वैल्यू ये है, कोई डाउट है तो बोल दो, पक्का आ गया सभी समझ। अब आपसे पूछे कि बताओ लिफो मेथड से कॉस्ट क्या है स्टॉक की, तो इसका टोटल बताओ कितना आया 40,600, ये आंसर है आपका, $50,600 ये आंसर आया आपका, कि हमारे जो स्टॉक 31 दिसंबर को, 29 के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, 30, 31 को, 31 दिसंबर को 50,600 स्टॉक की क्या है कॉस्ट है, और हेलो ये कॉस्ट है, और इसी सारे का क्या लेंगे अपने एनआरवी लेंगे, क्या लेंगे, और उन दोनों में जो कम होगा वो क्या होगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वो डाउट है तो बोल दो कन्फर्म है ये। तो ये चैप्टर हमारा लगभग 50% हो गया, आगे हम कल की क्लास में करेंगे, धन्यवाद।